हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी आपका ड्रीम पुलिस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं कुछ कारणवश बोर्ड पर कैमरे के सामने नहीं दिखूंगा। कैमरे के पीछे आज मेरा रोल है और कैमरे के पीछे का रोल बखूबी निभाऊंगा, जैसे कि मैं कैमरे के आगे अच्छा रोल निभाने का हमेशा प्रयास करता हूं। तो कृपया आप लोग कोऑपरेट करिएगा। तो बोर्ड पे देखिए, कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट लिखे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, राके, लसर, बोमर और चौथा ऑप्शन बिस्मार्क। तो चौथा ऑप्शन ही लॉक कर दिया जाए, यही सही है। तो बिस्मार्क का बहुत ज़्यादा रोल था जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी 300 से ज़्यादा छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी, मिडिल जर्मनी एंड साउथ जर्मनी। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहे हैं राके, लसर और बोमर का, तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो राके, लसर और बोमर ये जर्मनी के एकीकरण के दौरान बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, जिन्होंने जर्मनी में बौद्धिक चेतना लाने का बखूबी प्रयास किया। अगला प्रश्न आपके प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा है, प्रसा के शासक का नाम क्या था। तो याद रखना, प्रसा जर्मनी का एक राज्य है और प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई, या यूँ कहें कि जर्मनी के एकीकरण में प्रसा राज्य ने नेतृत्व किया था, या वही लीड करता है। जर्मन एकीकरण के दौरान जो घटनाएं हुई। अब ऑप्शन क्या क्या है, प्रसा के शासक का नाम पूछ रहा है, विलियम फर्स्ट, विलियम सेकेंड, विलियम थर्ड और बिस्मार्क। तो याद रखना, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विलियम फर्स्ट। विलियम प्रथम प्रसा का राजा था और इसी विलियम फर्स्ट का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। आगे चल के जब जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो यही विलियम प्रथम जर्मनी का राजा बनता है, संयुक्त जर्मनी का राजा बनता है, चांसलर बनता है। 1871 में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पर दिख रहा है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता ऑप्शन क्या है, वान माल्टेक, फ्रेडरिक लिस्ट, मेटरनिक या नेपोलियन। तो इसमें आप सही क्या करेंगे, फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट जो है ये आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। साथ ही साथ हम फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी में रेल विकास का जनक भी मानते हैं, या यूं कहें कि जिस तरीके से जर्मनी में रेलगाड़ियों का तेजी से विस्तार हुआ, तेजी से रेलवे ट्रैक बने या रेलवे ट्रैक का जाल बिछा, उनमें बड़ी भूमिका फ्रेडरिक लिस्ट जैसे अर्थशास्त्री की रही। फ्रेडरिक लिस्ट का मानना था कि हमें आसान और सुलभ कम्युनिकेशन या आना जाना तभी संभव हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, जब रेल जैसे आधुनिक यातायात का, ट्रांसपोर्ट का डेवलप होगा जर्मनी में। और यही कारण हुआ कि जब तेजी से रेलवे का विस्तार हुआ, रेलवे ट्रैक बने, एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरी जगह ट्रेनें चलने लगीं, तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। और यही कम्युनिकेशन का फास्ट होना आगे चल के जर्मनी के एकीकरण में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, चाहे वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो या इटली का एकीकरण हो, तो मैंने बताया कि अमेरिका में 13 राज्य थे, 13 राज्य थे, इटली में 13 राज्य, 13 राज्य थे एकीकरण से पहले।
तो यहाँ पर जर्मनी के कंपैरिजन में कम राज्य थे, लेकिन हम जर्मनी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ तो मोर देन 300 स्टेट्स थे। तो कैसे कम्युनिकेशन बनता? तो जब तक फास्ट कोई कम्युनिकेशन आता नहीं, कोई फास्ट ट्रांसपोर्ट नहीं आता, तेज कोई यातायात का साधन नहीं आता, जब तक ये कम्युनिकेशन शायद ही इम्पॉसिबल होता है ना। तो याद रखना बड़ा रोल था फ्रेडरिक लिस्ट नामक अर्थशास्त्री का। अगला क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर दिख रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो याद रखना फ्रैंकफर्ट की संधि का वर्ष ऑप्शन है 1870, 71, 1872 या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है? बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, 1871। 1871 में फ्रैंकफर्ट की प्रसिद्ध संधि हुई थी, ये याद रखना है। और यहीं से फिर इटली के एकीकरण का रास्ता साफ हो गया, क्लियर हो जाता है कि अब इटली के एकीकरण में जो प्रमुख बाधाएं थीं वो अब बाधाएं, बैरियर पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे। अब कोई बहुत बड़ा दुश्मन इटली के जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ नहीं था। तो ये पूछा गया प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि या किस संधि के द्वारा। अगर घुमा देगा इसी प्रश्न को तो आपको ज़्यादा घूमना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि किस संधि के द्वारा इटली का एकीकरण संभव हुआ, पॉसिबल हुआ। तो वो फ्रैंकफर्ट की संधि थी जिसका वर्ष क्या है? 1871। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपको बोर्ड पर दिखेगा। तो पांचवा प्रश्न देखिए बोर्ड पर आपको दिख रहा है और साथ साथ मैं भी दिख रहा हूं, है ना। तो शुरू मैंने कहा बोर्ड पे नहीं आऊंगा, लेकिन बिना बोर्ड पे आए मैं पढ़ा ही नहीं पाता हूं। ओके, तो पर्दे के सामने ही आके समझाता हूं आपको, पर्दे के पीछे मुश्किल हो जाता है समझना और समझाना दोनों, नहीं। चलिए, तो पांचवा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें लिखना भी पड़ेगा, इसलिए भी मैं आया हूं कि जर्मनी के एकीकरण में निर्णायक युद्ध साबित हुआ। जर्मनी के एकीकरण में कौन से युद्ध को निर्णायक युद्ध या डिसाइडिंग लड़ाई, बैटल कहा गया है? तो याद रखना ऑप्शन क्या है? सेडेवा। ऑप्शन मत याद रखना, आंसर याद रखना। ओके, ऑप्शन क्या है? सेडेवा या सेरेजेवा। कुछ बुक्स में सेडेवा बैटल्स को सेरेजोवा बैटल भी कहा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेडोवा या सेरेजोवा बैटल, बी सेडान, सी ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दीज। ठीक, तो जहां पर बोथ ए एंड बी देना तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ओके, तो बोथ ए एंड बी ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने में, तो इसमें भी यही सही रहेगा, बोथ ए एंड बी। सेडोवा और सेडान ये दो प्रमुख युद्ध थे। एक्चुअली बिस्मार्क ने इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी थी। युद्ध कितने थे ये भी पूछा गया प्रश्न है कि कितने इसने युद्ध लड़े थे बिस्मार्क ने इटली के एकीकरण में, तो 3 युद्ध लड़े थे। तो ये 2 प्रमुख युद्ध हैं दोनों, चाहे वो सेडोवा की लड़ाई हो चाहे वो सेडान की लड़ाई हो। तो सेडोवा की जो लड़ाई थी वो लड़ी गई थी 1866 में, 1866 में। किन 2 देशों के बीच में? तो याद रखना प्रसा मतलब जर्मनी का ही एक महत्वपूर्ण राज्य था। जैसे इटली के एकीकरण में मैंने आपको बताया था ना, सर्डिनिया, पीडमोंट, ये सब राज्य बताए थे ना मैंने। पीडमोंट से ही तो एकीकरण की शुरुआत होती है इटली में, 2 राज्य सर्डिनिया और पीडमोंट से। तो यहाँ पर एक राज्य है प्रसा जो लीड करता है इटली के एकीकरण में। तो याद रखना, क्या याद रखना आप कि सेडोवा की प्रसिद्ध लड़ाई प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी। ऑस्ट्रिया, याद रखना, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में सेडोवा की बैटल होता है कब? 1866 में, और इसमें बुरी तरीके से ऑस्ट्रिया की पराजय होती है। और इस समय जो प्रसा का राजा था विलियम फर्स्ट, इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया ना भी आपको स्टार्टिंग में, तो विलियम फर्स्ट बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है इस विजय से। कहते नहीं कि मतलब तीतर के सामने बटेर लग गया, ऐसे कुछ एक कहावत है ना।
तो वैसे समझो कि इसने ऑस्ट्रिया जैसे ताकतवर राज्य को हरा दिया, देश को हरा दिया। एक समय था कि लगभग जर्मनी पर ऑस्ट्रिया की हुकूमत थी और जर्मनी का एकीकरण इसी नाते शुरुआत हुआ कि कहीं न कहीं ऑस्ट्रिया की हुकूमत से जर्मनी को अलग किया जाए और जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए। और ये जब ऑस्ट्रिया की इस तरीके से बुरी पराजय हुई तो विलियम फर्स्ट ने सोचा कि मैं क्यों ना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को भी अपने अधिकार में ले लूं, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। तो याद रखना, वियना वाज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या थी? वियना। ठीक ना। तो ये लड़ाई किस किस के बीच हुई? ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के बीच हुई ही, और अंतोगत्वा ऑस्ट्रिया को समझौता करना पड़ा, संधि करना पड़ा प्रुसिया के साथ। अगला क्या है? सेडान की लड़ाई। अच्छा, ये जो सेडोवा की लड़ाई हुई इसमें कहा गया है कि ये ऑस्ट्रिया की पराजय से ज्यादा फ्रांस की पराजय थी। एक्चुअली मोस्टली जो युद्ध लड़ता था प्रुसिया, तो उसमें ना वो नेपोलियन थर्ड की मदद लेता था बिस्मार्क। किसकी? नेपोलियन थर्ड या फ्रांस की मदद लेता था। इस युद्ध में उसने बिना फ्रांस की लड़ाई लड़ी थी। फ्रांस को घमंड आ गया था कि मेरे बिना तो प्रुसिया या बिस्मार्क कोई युद्ध जीत ही नहीं सकता। तो बिना युद्ध, बिना उसके साथ का, फ्रांस के साथ का जब इसने ऑस्ट्रिया को हराया तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया के साथ साथ फ्रांस की भी बड़ी हार थी। नहीं हुआ क्लियर? तो जब ये जर्मनी एक एकीकृत राज्य, एक संयुक्त राज्य के रूप में स्टैब्लिश हुआ, तो इतिहासकार कहते भी हैं कि एक धैर्यवान, एक साहसी, निर्भीक जर्मनी स्टैब्लिश हुआ, स्थापित हुआ है। और एक बहुत ही क्या नाम है, उजंड, बहुत ही बदमाश, बहुत ही घमंडी देश अब पीछे हो गया है। मतलब यूरोप में एक ऐसे रत्न की स्थापना हुई, एक ऐसा जेम्स इस्टेब्लिश हुआ जो बहुत ही संघर्ष करके बड़ा ही सीधा साधा और दबा था। हर देश लगभग जर्मनी को दबा रखे थे, है ना। और सबसे बदमाश देश उसमें कौन था? फ्रांस। तो सबसे ज़्यादा समस्या ना फ्रांस ही होती है जर्मनी को, जर्मनी के एकीकरण के दौरान। जबकि जर्मनी पर अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का। तो सबसे बड़ा दुश्मन इसका ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि फ्रांस था, और अधिकार किसका था जर्मनी पर? ऑस्ट्रिया का। तो याद रखना। और एक प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो वो था सेडान की लड़ाई। सेडान की लड़ाई कब हुई? तो याद रखना, सेडान की लड़ाई हुई थी 1870 में, 1870 में। किस किस देश के बीच में? फ्रांस और प्रुसिया के बीच में। और इस युद्ध में फ्रांस को फिर सरेंडर करना पड़ा था, और कहा जाता है नेपोलियन थर्ड के करीब 80,000 से ज़्यादा सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं बिस्मार्क के आगे, प्रुसिया के आगे। ओके। और कई लाख पाउंड रुपए, कई लाख पाउंड हर्जाना, पाउंड वहाँ की यूरोप की करेंसी है ना, तो कई लाख पाउंड हर्जाने के रूप में, कंपलसेशन या मेंटेनेंस के रूप में देना पड़ा था फ्रांस को। किसको? प्रुसिया को। तो 1870 में सेडान की लड़ाई हुई थी। तो सेडान की लड़ाई के बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अगर संधि पूछेगा तो फ्रैंकफर्ट, जो इसके पहले मैंने बताया था आपको। अगला, किस समझौते को बिस्मार्क की महान कूटनीतिक विजय कहा गया? तो यहाँ महान नहीं है, महान भी ऐड कर लेना। बिस्मार्क की महान कूटनीतिक विजय में शामिल है। तो ऑप्शन में पेरिस, वियना, गेस्टाइन या सर्डिनिया। तो किस समझौते को बिस्मार्क की महान कूटनीतिक विजय की संज्ञा दी जाती? तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? गेस्टाइन। गेस्टाइन समझौते को बिस्मार्क की महान कूटनीतिक विजय की संज्ञा दी जाती है।
ये गेस्टाइन समझौता 1865 में हुआ था, 1865 में हुआ था। किस किस के बीच में? तो ऑस्ट्रिया और प्रेसा के बीच में। और इस समझौते के बाद में जो डेनमार्क का क्षेत्र था, डेनमार्क ने बहुत सारा क्षेत्र अपने नियंत्रण में कर लिया था। अपने क्षेत्र के अलावा उन क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया और प्रेसा के बराबर हिस्सेदारी हो जाती है, बराबर अधिकार हो जाता है, ठीक ना। जबकि ऑस्ट्रिया दुश्मन है किसका? प्रेसा का। लेकिन फिर भी इसने क्या किया? समझौते के तहत बहुत सारा क्षेत्र अपने हथिया लिया या प्राप्त कर लिया। ओके, तो कहा जाता है इस समझौते के बाद प्रेसा ने या बिस्मार्क ने कागज से अपने दरारों को, ऑस्ट्रिया के दरारों को क्या कर दिया था? कवर कर लिया था, ढक लिया था। मतलब कागज से दरार ढकना, मतलब एक ना एक दिन तो कागज उड़ेगा ही उड़ेगा और दरार फिर दिख जाएगी। मतलब ये जो समझौता था ये परमानेंट समझौता नहीं था, स्थायी समझौता, ये टेम्परेरी और अल्पकालिक समझौता था। आगे चल के बहुत जल्दी समझौता टूट भी जाता है। अगला क्या है? जालवरीन की स्थापना किस वर्ष की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जालवरीन छोटे छोटे राज्यों के संधि के बाद जालवरीन नामक एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन, संघ की स्थापना होती है। और स्पेशली जो फ्रेडरिक लिस्ट नामक अर्थशास्त्री था उसी की दिमाग की सोच थी ये जालवरीन। और फ्रेडरिक लिस्ट चाहता था कि पूरा जर्मनी में लोग एक दूसरे से क्या करें? निःशुल्क, बिना कोई बाउंड्री, बिना कोई चुंगी टोल टैक्स के बिजनेस करें और फ्री में बिजनेस हो, बिना कोई बीच में कोई बैरियर टैक्स ना हो। तो इससे क्या होगा? एक जर्मन क्षेत्र से लोग दूसरे जर्मन क्षेत्र तक जाएंगे, इस तरीके से कम्युनिकेशन क्रिएट होगा, ठीक। तो जालवरीन एक ये कह सकते हैं कि टैक्स या कर से संबंधित एक संस्था थी। ऐसे एक इनके यहाँ संस्था थी, उसका नाम है डाइट। जैसे अपने यहाँ कांग्रेस, बीजेपी वगैरह नहीं है, वैसे इनके यहाँ डाइट भी एक संस्था थी, ये भी याद रखना। डाइट क्या थी? तो इटली के एकीकरण के दौरान एक संस्था थी जहाँ प्रतिवर्ष, हर वर्ष डाइट के सदस्य या उनके प्रतिनिधि इकट्ठे होते थे, उनकी सभाएं होती थी, समिट्स होती थी। तो जालवरीन क्या थी? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या टैक्स से संबंधित एक संगठन है। अगला क्या है? लास्ट क्वेश्चन आज का, रिफ्लेक्शन एंड रेमिनिसेंसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जिसका नाम हमने बार बार सुना, बार बार पढ़ा, जर्मनी के एकीकरण में उसी ने पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रिफ्लेक्शंस एंड रेमिनिसेंसेस नामक बुक लिखी। ओके, याद रखना है। मेटरनिक कौन है? तो मेटरनिक पूछा गया प्रश्न है, इटली के एकीकरण में और जर्मनी के एकीकरण में भी, है ना। तो याद रखना, इटली या जर्मनी के एकीकरण के दौरान ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। ओके। नेपोलियन, तो याद रखना नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई, पर्दे के सामने से नहीं, पर्दे के पीछे से। एक्चुअली इसने जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पैदा किया, क्रिएट किया, उसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा, है ना। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो समस्त यूरोप छींकता है। जब फ्रांस को जब जुकाम होता है समस्त यूरोप छींकता है, मतलब फ्रांस का प्रभाव समस्त यूरोप पर पड़ा। तो जो 1848 में, 1848 में महान फ्रांसीसी क्रांति हुई, महान फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके प्रभाव से उसका प्रभाव समस्त यूरोप पर पड़ा और सबसे ज़्यादा प्रभाव इटली और जर्मनी पर भी पड़ा। और यही नेपोलियन के कारण यूरोप में तेजी से राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फैलने लगा, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ। और आगे चल के इसी राष्ट्रवाद ने जर्मनी और इटली का एकीकरण कराने में बड़ी भूमिका निभाई।
ओके, विलियम प्रथम आप जान ही रहे हैं, प्रसा का चांसलर था, प्रसा का राजा था। आगे चल के जब जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है तो यही विलियम फर्स्ट का राज्याभिषेक होता है ना। तो आशा करता हूं कि ये इटली और जर्मनी के एकीकरण वाला बोरिंग क्लास समझ में आई होगी। अब कोई बोरिंग क्लास बची नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में, अब सब इंटरेस्टिंग क्लास होगी, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, औद्योगिक क्रांति हो, चाहे वो रशियन रिवोल्यूशन हो, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, चाहे वो उपनिवेशवाद हो, कोलोनिज्म हो, हाँ, चाहे वो इंपीरियलिज्म हो, साम्राज्यवाद हो, गुटनिरपेक्षता हो, ये सारे टॉपिक्स बड़े ही समझ में आते हैं। चाहे आप लोग बहुत डिमांड करते हैं ना ऑफलाइन क्लास में कि साहब नाजीवाद बता दो, फांसीवाद, तो अब हम पढ़ेंगे फांसीवाद, नाजीवाद, फासिज्म ऑफ इटली एंड नाजिज्म ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी से नाजीवाद का उदय होता है ना, और फांसीवाद का उदय इटली से होता है। तो अब आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, तो आप लोग एकदम नोट्स बनाते रहिए। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री आपके ज़बान पर होने जा रही है, वादा करता हूँ। तो ये बोरिंग टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए ताकि तेज़ी से अपना चैनल चले। ओके, तो ये सारी चीज़ें मन करे तो नोट कर लें आप।